जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों आपकी जो जीडी की परीक्षा है वो आपको 10 जनवरी से पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 जनवरी तक ये आप याद रखना आपका पहला फेज है। हालांकि जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं उनका नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, चाहे आप सीएचएसएल के एग्जाम दें, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत नॉलेज भरी क्लास होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा देखिएगा क्लास को। तो बिना देर के हुए पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? दोस्तों हमें बताना है कि गुलजार हौज ये कौन से भारतीय शहर में स्थित है। मैं बताऊं आपकी गुलजार हौज के बारे में। तो ये जो गुलजार हौज है ये जो चार मीनार है ना, चार मीनार के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों। और चार मीनार में जो मदीना इमारत है उसके बीच में स्थित है ये आप याद रखना। तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो गुलजार हौज जो है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। याद रखना गुलजार हौज हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद के निजामों ने इसको बनवाया था, ये भी आप याद रखना। हैदराबाद के जो शासक हैं इनको क्या उपाधि मिली? निजाम की उपाधि मिली। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के बारे में। तो आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। ये पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रखना। एक और याद रखिएगा इसके अतिरिक्त, वो है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भारत में कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद में क्या है दोस्तों? हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर ये हैदराबाद में, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र भी है आपका हैदराबाद में। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी। मूसी जो कि कृष्णा की सहायक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के बारे में बताऊं तो भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है एक है आपका एनसीईआरटी का मुख्यालय। एनसीईआरटी भी दिल्ली में है आपका, ये भी आप याद रखें। और यहाँ पे आपको एक मुख्यालय और याद रखना है, टेरी। टेरी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो टेरी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये भारत में कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है आपका नई दिल्ली में, ये भी आप याद रखना। और दिल्ली में मलेरिया संस्थान भी है, राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान नई दिल्ली। और दिल्ली में अभी क्या बना था? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना है आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। बाकी कभी क्वेश्चन आए कि शहरी मामलों का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो ये भी नई दिल्ली में, शहरी मामलों का संस्थान। अजमेर लिखा गया है। दोस्तों अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और अजमेर किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। लूनी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। लखनऊ की बात करूँ तो भारत में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ। नवाबों की नगरी, ये भी आप याद रखना, नवाबों की नगरी। और लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी आप याद रखना, केंद्रीय सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, ये भी आप याद रखें। अच्छा राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है। नवाबों की नगरी लखनऊ, इसमें राष्ट्रीय कथक संस्थान भी है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कथक संस्थान। और यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा भी है, छोटा इमामबाड़ा भी है, भूल भुलैया भी है लखनऊ में। तो ऐतिहासिक फव्वारा हौज कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों पल्लव राजवंश ये दक्षिण भारत का राजवंश है और पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है सिंह विष्णु को। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना गया? सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना गया, ये भी आप याद रखना। और जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है ना, द्रविड़ शैली, ये पल्लव राजवंश की ही देन है। कभी क्वेश्चन आए कि मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली कौन से राजवंश की देन है, तो ये पल्लव राजवंश की देन है। दोस्तों मैं बात करूं, पल्लवों का सबसे प्रतापी राजा है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ये पल्लवों का सबसे प्रतापी राजा है और नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को हराया। पुलकेशी द्वितीय वही है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशी टू को हराकर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंडा का मतलब है कि वातापी को जीतने वाला, क्योंकि वातापी पुलकेशी द्वितीय की राजधानी होती थी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से पल्लव वंश के राजा ने पुलकेशी द्वितीय को हराकर वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, तो वो था आपका नरसिंहवर्मन प्रथम। और इस नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में ही जो हुएन है ना, हुएन ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में हुएन ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हुएन। ठीक है दोस्तों, चाइना से आया था ये। यहाँ पे कुछ ऑप्शन पे बात कर लूँ तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों विशाखापत्तनम। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में भाग्य का शहर किसे कहा गया है, भारत में भाग्य का शहर विशाखापत्तनम को, और पूर्वी तट का गहना किसे कहा गया है? दोस्तों पूर्वी तट का गहना भी विशाखापत्तनम को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। पूर्वी तट का गहना और भारत में भाग्य का शहर। विशाखापत्तनम में कौन सी नदी बहती है? तो विशाखापत्तनम गोदावरी नदी के तट पर है, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मदुरई। मदुरई दोस्तों वही शहर है जहाँ पे गांधी जी ने अपने शरीर पर धोती लपेटना स्टार्ट किया था। गांधी जी ने अपने वेशभूषा त्याग दी थी और गांधी जी अर्धनग्न हुए थे। कौन से शहर में गांधी जी अर्धनग्न हुए थे? तो दोस्तों 1921 से मदुरई में गांधी जी ने कपड़े पहनना त्याग दिया था और उन्होंने एक धोती और जो कुर्ता था उनका उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद में केवल धोती पहनते थे। तो आप याद रखना गांधी जी किस शहर में अर्धनग्न हुए थे? मदुरई, तमिलनाडु में है और मदुरई में बैगई नदी बहती है, ये भी आप याद रखना, बैगई नदी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, धूपगढ़ भारत के किस राज्य की सबसे धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैं बताऊं, जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये आप याद रखना। पूछता आपके एग्जाम में कि कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखें। पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व था जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हुआ था, पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जीवाश्म नेशनल पार्क या फॉसिल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? फॉसिल नेशनल पार्क भी है आपका मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक डांस है मांझ, मालवा क्षेत्र में होता है, याद रखना। मांझ और एक मटकी, दोनों डांस मध्य प्रदेश के, याद रखना इसके बारे में। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट, भारत का सोयाबीन स्टेट, भारत का हृदय, और भारत में सबसे ज़्यादा वन जो क्षेत्र है वो किस राज्य का? मध्य प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार भारत में पहली सरकार है जिसने MBBS की पढ़ाई हिंदी में स्टार्ट की है। हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान की बात करूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत में। और राजस्थान जो है यहाँ पर जैसलमेर है, जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है और जैसलमेर जिले में पोखरण स्थित है। पोखरण भारत के परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखें। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो चार टाइगर रिजर्व राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में किसने की थी? राजस्थान में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। राजस्थान में केवलादेव पक्षी विहार भी है। राजस्थान का एक जिला भरतपुर, और भरतपुर में भारत का सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर। और केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपका है राजस्थान में जोधपुर में, शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र जोधपुर। राजस्थान का एक त्योहार याद रखना, गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव कहाँ होता है? तो गणगौर उत्सव राजस्थान में ही होता है। ठीक है दोस्तों। और एक आपको याद रखना है डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर में मनाया जाता है डेजर्ट फेस्टिवल। पुष्कर ऊंट मेला भी होता है आपका, ये भी आपको याद रखना, राजस्थान में लगता है। और राजस्थान में अरावली श्रेणी है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये भी आप याद रखना। गुजरात की बात करूं दोस्तों, गुजरात बना था 1 मई 1960 को, गुजरात राज्य की स्थापना की गई। और गुजरात में जो गांधीनगर है, गांधीनगर में भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। कभी क्वेश्चन आया कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसमें प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, तो आप याद रखना। बाकी गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। मतलब भारत में एशियाई लायन कहाँ मिलते हैं? तो गुजरात में मिलते हैं एशियाई शेर। दोस्तों गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बना है लोथल में, याद रखना। ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है, अच्छा गुजरात के डांस भी है टिप्पाणी, टिप्पाणी डांस है, गरबा डांस है। तो ये सारे डांस आपको याद रखने कहाँ का है? तो ये गुजरात का ही डांस है, टिप्पाणी डांस गुजरात। अच्छा उत्तर प्रदेश की बात करूँ, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने यूपी की है। और उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वह दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसकी सही जवाब क्या होगा? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। बोलो मतलब। अगला प्रश्न, लोसोंग निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों लोसोंग की मैं बात करूं तो ये सिक्किम का नया साल होता है, और भूटिया जनजाति से मनाती है, हर वर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोसोंग सिक्किम का नया वर्ष है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात बताऊं आपको सिक्किम के बारे में, हमारी संसद ने 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था, और सिक्किम भारत में जन्म संग्रह के आधार पर भारतीय संघ का हिस्सा बना था। तो 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा मिला, लेकिन बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो 16 मई 1975, ये आप डेट याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो सिक्किम भारत का राज्य बना था। दोस्तों सिक्किम के बारे में और याद रखना है कि 2011 की जनगणना में सबसे कम आबादी भारत के किस राज्य की थी? सिक्किम की। लगभग 6,10,10,000 आबादी है इसकी, ये आप याद रखना। और सिक्किम में माउंट कंचनजंगा, या इसी का नाम है खेद चोंग खेदचोंगजोंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों खेदचोंगजोंगा नेशनल पार्क ये है आपका सिक्किम में, और ये लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखना, लाल पांडे के लिए। चलिए फिर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया था? भारत में प्रोजेक्ट रेड पांडा, लाल पांडा प्रोजेक्ट कब आया था? ये आप याद रखें। दोस्तों सिक्किम में 3 जनजातियाँ आपकी लेपचा, भूटिया, लेपचा है, भूटिया है, और एक आपका लिम्बू। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में लेपचा, भारत में भूटिया, लिम्बू जनजाति कहाँ रहती है? तो ये आपकी रहती है सिक्किम में, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए। मेघालय की बात कर लूँ दोस्तों, मेघालय बना था 21 जनवरी 1972 को, ये भी आप याद रखना। मेघालय का त्यौहार की मैं बात करूँ तो मेघालय में से अभी एक त्यौहार मनाया गया था वांगला, वांगला त्यौहार, ये मेघालय में होता है। मेहदीन खलम, वहदीन खलम, ये त्यौहार भी कहाँ होता है? आपका मेघालय में होता है, ये भी आप याद रखेंगे। मेघालय में एक त्यौहार और होता है, वो होता है आपका नोंगक्रेम, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है नोंगक्रेम। तो ये नोंगक्रेम डांस भी होता है आपका मेघालय में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मेघालय में एशिया की सबसे स्वच्छ नदी भी है, और इस नदी का नाम है उमंगोट। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा कि एशिया की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट किस राज्य में बहती है? मेघालय में बहती है, ये भी आप याद रखें। अच्छा मेघालय में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मेघालय जो है
इसकी राजधानी शिलोंग है और शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा गया, दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा गया मेघालय की राजधानी शिलोंग को। ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे लिखा गया है गोवा। दोस्तों गोवा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत का राज्य बना था 1987 में। 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था। ये सबसे छोटा राज्य है एरिया में, 3702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। गोवा में एक झरना याद रखना, दूध सागर झरना। दूध सागर झरना ये कहाँ पर है, तो गोवा में है और ये मांडोवी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, गोवा का एक बंदरगाह भी है, मार्मुगांव बंदरगाह। और गोवा में काजू की शराब को फेनी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। गोवा पुर्तगाली उपनिवेश था, ये भी आप याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। अरुणाचल की बात करूं, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ड्री फेस्टिवल भी होता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, ड्री फेस्टिवल, ये आप याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति पहल, अच्छा हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी। दोस्तों मैं बात करूं हरित क्रांति की, तो सबसे पहले हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दुनिया में सबसे पहली हरित क्रांति की जो नींव रखी गई वो रखी गई थी मैक्सिको में। ऑप्शन बी, मैक्सिको में सबसे पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, तो भारत में हरित क्रांति का एक अन्य नाम है, वो है HYBP। HYBP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो HYBP ये हरित क्रांति का ही नाम है। और भारत में 1966-67 में MS स्वामीनाथन के सहयोग से भारत में क्या स्टार्ट हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हमें हरित क्रांति का जनक है, ये आप याद रखना। हरित क्रांति का मतलब था कि उन्नत कृषि उपकरण और उन्नत बीजों के प्रयोग से कृषि में खाद्यान्न के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि करना, ये इसका टारगेट था, ये भी आप याद रखें। अच्छा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, दोस्तों विलियम गैड के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। विलियम गैड, इसने हरित क्रांति शब्द दिया है, याद रखना, ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया आपका अर्जेंटीना, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, वो है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी यहाँ पे लिखा गया चिली, चिली की राजधानी है सैंटियागो। और ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन मिलते हैं, ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन मिलेंगे। और अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी मैक्सिको में। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। दोस्तों ग्रेट मैन मेड रिवर ये जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी लीबिया में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, लीबिया, जिसकी राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, याद रखना। यहाँ पे लिखा गया केनिया, दोस्तों केनिया की राजधानी है नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी। और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में है। यहाँ पे लिखा गया इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा, ये भी आप याद रखें। और इथोपिया की मुद्रा को बिर कहा जाता है, क्या कहा बोलते हैं, बिर। कभी क्वेश्चन आए कि इथोपिया की मुद्रा क्या है, बिर। यहाँ पे लिखा गया मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि नील नदी का वरदान किसे कहा गया है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, पिरामिड का देश भी है। और मिस्र में एक शहर है शर्म एल शेख, शर्म एल शेख में COP27 भी हुआ था। कभी क्वेश्चन आए कि COP27 कहाँ पे हुआ था, मिस्र में हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन, दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, 2023 में जो गणतंत्र दिवस होगा, मतलब 26 जनवरी, इसमें कौन से देश का राष्ट्रपति भाग लेने आएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर में होगा, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन होगा, ये आपके लिए दोनों प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद में जो मंडल है उनकी संख्या है 10। याद रखना, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त लिखे गए हैं।
ये आप याद रखना। दोस्तों ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद को करने वाला पंडित होत्री कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद का पंडित क्या है, होत्री होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है वो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। कभी क्वेश्चन आए कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण है? दोस्तों लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखना इसके बारे में। टमाटर एक फल है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों इमली में जो अम्ल पाया जाता है, इमली खट्टी होती है कौन से अम्ल के कारण? टार्ट्रिक अम्ल। मैलिक अम्ल यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सल्फेनिक अम्ल ये प्याज में पाया जाता है। सल्फोनिक अम्ल ये प्याज में मिलता है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों क्या आपको पता है कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? दोस्तों स्तनपायी जानवर कौन सा होता है? तो स्तनपायी की बात करें तो यहाँ पे सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। ये स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, ये आप याद रखना। दोस्तों जो व्हेल होती है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी मानी गई है। और व्हेल का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है? दोस्तों व्हेल का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और व्हेल का जो श्वसन अंग है, व्हेल क्या अपने गलफड़ों से सांस लेती है? नहीं दोस्तों, व्हेल का श्वसन अंग है फेफड़े। तो कभी क्वेश्चन आए कि व्हेल का श्वसन अंग क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम फेफड़े। अच्छा दोस्तों आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ व्हेल क्या कहलाता है, व्हेल का समूह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। या मछलियों का समूह बताना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए कि ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ फिश क्या कहा जाता है ग्रुप ऑफ फिश को? ये क्वेश्चन आता है और आ भी चुका है, एसएससी इसको पूछ चुकी है कि ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाता है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों एनालिडा। एनालिडा में केंचुआ आता है। कछुआ, कछुआ रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है, ये भी आप याद रखिएगा। कछुआ रेप्टाइल वर्ग का प्राणी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बैंकिंग शब्दावली में SLR का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बैंकिंग शब्दावली में SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब इसका सही होगा आपका ऑप्शन ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। दोस्तों भारत में बैंकिंग प्रणाली, या मैं बताऊं आपको कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखना। कलकत्ता में RBI की स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखना है, भारत में पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, इसका नाम है ई-रुपया। कभी क्वेश्चन आए कि भारत की पहली डिजिटल करेंसी, जिसको CBDC बोलते हैं, सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी, ये आपको याद रखना। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में कि चर्चित सब CBDC की फुल फॉर्म क्या है? तो CBDC होता है सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी। ई-रुपया जो शुरू की गई है भारत की डिजिटल करेंसी का नाम है, ठीक है दोस्तों। अभी 4 शहरों में शुरू की गई है, लेकिन देखना होगा ये बाद में शुरू होती है या नहीं। तो ये आप याद रखिएगा CBDC, सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोड से मोड से निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? दोस्तों मोड से नृत्य की बात करूँ तो वह है नागालैंड का। नागालैंड का नृत्य है मोड से नृत्य, याद रखेगा। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड। और दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे माइनस में आबादी, ऋणात्मक वृद्धि दर किस राज्य की थी? तो माइनस में आबादी थी आपकी, वो थी आपकी नागालैंड की। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखिएगा। इंटांकी नेशनल पार्क वो है आपका नागालैंड में। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मिजोरम। मिजोरम का डांस याद रखना, चिराम डांस। चिराम डांस कहाँ किया जाता है? मिजोरम। और मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व भी है। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में, ये भी आप याद रखें। झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है दुमकच। दुमकच नृत्य झारखंड में। और झारखंड में पलामू नेशनल पार्क भी है, पलामू नेशनल पार्क झारखंड। बाकी बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी है झारखंड में। झरिया भी है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ का डांस है गोटीपुआ, गोटीपुआ डांस। और उड़ीसा में 2 ही टाइगर रिजर्व है, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
उड़ीसा में। चिल्का झील भी आपको उड़ीसा में मिलेगी, ये भी आप याद रखें। उड़ीसा का एक त्यौहार याद रखना, बाली यात्रा, ये भी पूछता है एग्जाम में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है? उड़ीसा में। और भीतरकनिका नेशनल पार्क खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में होता है, सबसे ज़्यादा लोहा आज के टाइम में उड़ीसा से निकाला जाता है। और उड़ीसा में एक खान है बादाम पहाड़ की खान, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मोर से कहाँ का डांस है? नागालैंड का। हॉर्नबिल त्यौहार भी होता है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? दोस्तों आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम के सहयोग से हुई थी बम्बई में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बम्बई शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में एक मतलब जगह थी, वो स्कूल था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखना। ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस को मतलब माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी किसने कहा था? एक सूक्ष्म लोगों का संघ किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। डफरिन के टाइम में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। और कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की भीड़। और अमेरिका की संसद को भी कांग्रेस कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। क्वेश्चन संख्या 13, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल, ऑप्शन ए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। वॉलीबॉल की एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है बास्केटबॉल। दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। श्रीलंका की बात कर लूँ दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया है आपकी, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछे श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंगली। श्रीलंका की राजभाषा सिंगली है। और श्रीलंका बौद्ध धर्म का देश है और इसमें थेरवाद बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है, कभी क्वेश्चन आए, ये भी आप याद रखें। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य भी है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखी है वाई आई एम हिंदू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। और शशि थरूर की एक किताब आप और याद रखना, और वो किताब है आपकी एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखी है। इनकी एक किताब और है एन नहीं है, वो है आपका पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी है? दोस्तों द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है आपकी शशि थरूर के द्वारा। पैराडॉक्सिकल का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो जितना बोलता है इतना करता नहीं है। पैराडॉक्सिकल PM शशि थरूर। यहाँ पे लिखा गया चेतन भगत। दोस्तों चेतन भगत की सबसे इंपॉर्टेंट कुछ किताबें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हाफ गर्लफ्रेंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत। उसके साथ साथ आपको याद रखना है वो है आपका गर्ल्स इन रूम, ये भी चेतन भगत की किताब है। टू स्टेट चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, टू स्टेट। तो बहुत सारी किताबें इसमें, इंडियन गर्ल भी है, वन इंडियन गर्ल ये भी है, एक है आपका 400 डेज, वो भी चेतन भगत की किताब है। तो सारे भी आपको याद रखने हैं। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये वर्ष 1999 में शुरू की गई थी, याद रखना इसके बारे में, वर्ष 1999। दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और इसके द्वारा शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये आप याद रखें, आर्टिकल 21A संविधान में ऐड किया गया और जो एजुकेशन है वो बच्चों का फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था।
कब? 2002 में। 1995 की बात करूँ तो भारत में नेट की शुरुआत हुई है 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा गया 2005। दोस्तों भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था, याद रखेंगे इसके बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में है? दोस्तों सलार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में है। ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है सलार जंग संग्रहालय, याद रखना इसके बारे में। चेन्नई, इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट कहा गया है चेन्नई को, याद रखना इसके बारे में, कभी क्वेश्चन आए। डेट्रॉइट जो जगह है ये अमेरिका में है और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखा गया है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों अरब सागर का मोती किस शहर को कहा जाता है? तो अरब सागर का मोती कहा जाता है तिरुवनंतपुरम को, केरल की राजधानी है। अरब सागर का मोती किसे कहा गया है? तो तिरुवनंतपुरम को कहा गया है। बेंगलोर की बात करूं, भारत की अंतरिक्ष नगरी, भारत की विज्ञान नगरी बेंगलोर को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली विज्ञान को मतलब किसको कहा गया है? बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। और बेंगलोर का संस्थापक कौन था? केम्पेगौड़ा, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलोर का संस्थापक माना गया है, याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बेंगलोर है, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय भी है। बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय, इसके साथ साथ आपको याद रखना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये भी बेंगलोर में है। और क्या बेंगलोर में दोस्तों आपको याद रखना है बेंगलोर में, और वो है आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो है आपका बेंगलोर में। और बेंगलोर में राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र भी है, ये भी आप याद रखें। और इससे भी इम्पोर्टेंट, भारतीय बागवानी संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय बागवानी संस्थान है आपका बेंगलोर में, ये भी आप याद रखना। बेंगलोर में भारतीय बागवानी संस्थान भी है, याद रखेंगे इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अजीलामू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों अजीलामू डांस है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक डांस और याद रखना, बारदो छम। बारदो छम कहाँ का डांस है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का ही डांस है बारदो छम। एक और याद रखना, तापू। तापू किस राज्य का डांस है? अरुणाचल प्रदेश का। लोयन पीकॉक डांस भी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, याद रखना। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार भी है। भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? वो है आपका अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और यहाँ पे ड्री फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लूँ, त्रिपुरा लिखा गया है। त्रिपुरा का सबसे प्रसिद्ध डांस जो आपको याद रखना है, और वो है आपका लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी डांस किस राज्य का है? तो दोस्तों त्रिपुरा का डांस है लेबांग बुमानी। इसके साथ साथ आप याद रखना होजागिरी, ये बहुत आता है होजागिरी, तो होजागिरी इतना रिपीट होता है एग्जाम में। होजागिरी डांस ये त्रिपुरा का है। और एक है आपका बिजू, बिजू नृत्य, ये भी त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में राजबरी नेशनल पार्क भी है, याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में राजबरी नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर का एक त्यौहार है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भी है, कैबुल लामजाओ। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आप याद रखना इसके बारे में। और मणिपुर में लोकटक झील भी है, ये भी आप याद रखिएगा। असम की बात करूँ तो असम के तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, इसके साथ साथ ओरांग है, डिब्रू सैखोवा है, दिहिंग पटकई है, रायमोना नेशनल पार्क है। असम में माजुली द्वीप भी है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम का एक डांस और है सतरिया। बहुत सारे डांस हैं असम में, तो आप याद रखें सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत पे भारत में जो जनजाति रहती है वो है टोडा। टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ी, ये भी आप याद रखिएगा। ओंग और जराबा दोनों अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। ओंग और जराबा कहाँ रहती है? अंडमान में। अंगामी, अंगामी रहती है नागालैंड में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति 2011 के अनुसार किस राज्य में है? तो वो है आपकी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनजाति आबादी मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना में भारत की कुल आबादी का 8.6% आबादी जनजातीय समुदाय से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, याद रखना। नेक्स्ट पे आपका 1864 से 1939 के बीच भारत की राजधानी क्या थी? दोस्तों 1864 से 1939 के बीच
जो भारत की राजधानी बनी वो क्या थी? इसका आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब बनेगा आपका शिमला, ऑप्शन ए। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी, ये आप याद रखना इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, कलिम्पोंग कलिम्पोंग हिल स्टेशन है दार्जिलिंग में, तो ये भी आप याद रखना। दार्जिलिंग में कलिम्पोंग हिल स्टेशन है, माउंट आबू राजस्थान में है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जेट इंजन जो कार्य करता है वो करता है रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी। रेखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। और जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक विटल। पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे साथ बने रहिएगा। और मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।